The chapter running on is mineral nutrition, as you all know. तो मिनरल न्यूट्रिशन में कल मैंने आपको काफ़ी सारी बातें समझाई थी कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमने कल सीखी थी। इसके अलावा हमने क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि जितने भी एलिमेंट्स प्लांट की बॉडी में प्रेज़ेंट होते हैं, वो सब कैटेगराइज़्ड होते हैं 2 ब्रॉड ग्रुप्स के अंदर। और वो जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स के एंड माइक्रो एलिमेंट्स के, ठीक है। और उसकी एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आपको दी गई थी कि अगर उस कंसंट्रेशन में कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज मैक्रो, और अगर उसके दूसरा जो कंसंट्रेशन है, जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आपका सेट किया हुआ है उससे वो कम होते हैं, तो फिर वो कहलाएंगे माइक्रो। देन आई टोल्ड यू कि अगर वहाँ पे मैक्रो एलिमेंट्स का थोड़ा सा भी एक्सेस क्वांटिटी हो जाता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है प्लांट की बॉडी पे। बट अगर माइक्रो एलिमेंट्स का थोड़ा सा भी एक्सेस हो गया तो दैट कॉजेस टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू रिमेम्बर ऑल दिस। याद है या नहीं आप लोगों को? कल की क्लास के जो नोट्स थे वो आप लोगों ने देखे या नहीं देखे? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फाइन। आज की क्लास का अगर हम जस्ट देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें आज की क्लास में हमें डील करनी है, तो दैट विल बी दिस वन विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें हमें आज की क्लास में बात करना है अबाउट द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। व्हाट डज द टर्म डेफिशिएंसी सिम्टम मीन? इसके अलावा कुछ कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं उनका मीनिंग समझेंगे। जैसे कि जब आप किसी भी एलिमेंट का डेफिशिएंसी पढ़ेंगे या उसका फंक्शन पढ़ेंगे, तो फंक्शन पढ़ने के बाद डेफिशिएंसी में सपोज लिखा हुआ है दैट डेफिशिएंसी ऑफ दिस एलिमेंट कॉजेस क्लोरोसिस, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्लोरोसिस क्या होता है। सपोज वहां लिखा हुआ है कि देयर इज मॉटलिंग ऑफ लीव्स, तो यू शुड नो व्हाट इज मॉटलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज होंगी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे कि वो एग्जैक्टली होते क्या हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं पूरे के पूरे एक एक एलिमेंट को लेंगे जो आपका असेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन, ठीक है। तो वहां से करके एक एक एलिमेंट का हम पहले रोल डिस्कस करेंगे कि प्लांट बॉडी में वो कौन सा रोल प्ले करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। और उसके बाद हम डील करेंगे कि अगर वो प्लांट में कम हो गया या उसकी डेफिशिएंसी हो गई, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द प्लांट, या आपको क्या चीजें बाहर से डिसऑर्डर मैनर में नजर आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नाउ व्हाट डू यू ऑल मीन बाय डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी से अभी तक आपने यही सीखा है कि किसी भी पर्टिकुलर एंटाइटी का कम हो जाना, उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। अगर कोई चीज किसी बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट है या कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दैट इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर जब कोई भी एलिमेंट कम हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे आपको कुछ ऐसे साइंस होंगे जो बाहर से नजर आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं को आप सिम्टम्स कहोगे। जैसे कि इंसानों से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो आपको सपोज फीवर आ रहा है, जैसे आपको सपोज हम अभी कोविड-19 जो चल रहा है उसका ही एग्जांपल ले लेते हैं। किसी पर्सन को कफिंग हो रही है, उसको किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही है, या फिर वो किसी चीज को टेस्ट नहीं कर पा रहा है, हाई फीवर है, तो वी ऑल नो कि हाँ, ये सारे जो सिम्टम्स या साइंस हमें उस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे कौन सी बीमारी के हैं? वो कोविड के सिम्टम्स हैं, ठीक है। सपोज आपको पता चला कि किसी पर्सन के अंदर चिलिंग या शिवरिंग फीवर है, इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा जो है घबराहट भी हो रही है, तो ये दोनों का साथ में होना मलेरिया का सिम्टम होता है। तो वैसे ही यहाँ प्लांट्स को भी जब आप देखोगे ना, तो उनके अंदर भी जो भी डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, उससे कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको बाहर से नजर आने लगते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बेसिकली कौन सी एलिमेंट है जिसकी यहाँ पे कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम कलेक्टिवली उन साइंस एंड सिम्टम्स को डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहते हैं। दीज आर एक्चुअली
एबनॉर्मैलिटीज या एबनॉर्मल फीचर्स जो कि बाहर से नजर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि डेफिशिएंसी हुई है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि एलिमेंट कम हो चुका है या डेफिशिएंट हो चुका है? तो उसके लिए आपको उस एलिमेंट का क्रिटिकल कंसंट्रेशन जज करना होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन? किसी भी एसेंशियल एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एसेंशियल एलिमेंट का वो अमाउंट जिसके कम होने पर प्लांट के अंदर आपको एबनॉर्मैलिटी या डिसऑर्डर दिखाई देने लगे, वो चीज कहलाती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है, it is that amount of the element or it is that amount of the essential element below which अगर उसका concentration गया तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाएगी और आपको उसके अंदर एबनॉर्मल फीचर्स दिखाई देने लगेंगे। तब आपको पता चलेगा कि जो एलिमेंट है, क्योंकि उसका क्वांटिटी या क्योंकि उसका अमाउंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन से लो हो चुका है या कम हो चुका है, दैट इज द रीजन कि प्लांट के अंदर हमें ये एबनॉर्मल फीचर्स दिख रहे हैं। ठीक है, दैट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो जब इससे नीचे इसका कंसंट्रेशन जाएगा किसी भी एलिमेंट का, तो दैट एलिमेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज डेफिशिएंट एलिमेंट। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से पार्ट्स होंगे प्लांट के जो कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले या बाद में दिखाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा पार्ट पहले डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाएगा। ये एक चीज पर डिपेंडेंट होता है और वो जो प्रॉपर्टी होती है या वो जो कैरेक्टर होता है, दैट इज मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट। मोबिलिटी का मतलब आप समझते होंगे, एलिमेंट जो होते हैं वो मूव करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट मोबाइल एलिमेंट है, मतलब कि वो मूव कर सकता है, तो वहां पे डेफिशिएंसी सिम्टम दिखने का जो एरिया होगा वो अलग होगा। और अगर कोई एलिमेंट इमोबाइल है, बहुत जल्दी उसका ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, तब भी वहां पर डेफिशिएंसी सिम्टम दिखने के जो ऑर्गन्स होंगे या जो टिश्यूज होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ आपको शो किया गया कि सपोज देयर इज सम एलिमेंट जो कि मूव कर सकता है या फिर वो मोटाइल है। ठीक है, तो जब भी मोबिलिटी हो रही है उस एलिमेंट के अंदर, वो मूव कर रहा है, तो यूजुअली क्या होता है कि मोबाइल एलिमेंट्स जो होती हैं उनका एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम यंग पार्ट्स टू द मेच्योर पार्ट्स या फिर ओल्डर पार्ट्स। ठीक है, इस तरीके से उनका डायरेक्शन रहता है जाने का। तो देखिए, अगर वो सपोज यंग पार्ट्स में पहले पहुंच चुके हैं, मोबाइल एलिमेंट्स को अगर यंग पार्ट्स में पहले प्रोवाइड किया गया है, बाद में वो ओल्डर पार्ट्स में जाएंगे या हो सकता है कि ओल्डर पार्ट्स में ना भी जाएं, तो बहुत आसान सा लॉजिक है कि यंग पार्ट्स के पास तो एलिमेंट्स हैं, यंग टिश्यूज आर वेरी वेल इक्विप्ड विथ ऑल दोज एलिमेंट्स जो कि अभी मेच्योर पार्ट्स या ओल्डर टिश्यूज के पास नहीं गई हैं। तो इस कंडीशन में आपको उस एलिमेंट का या उस मिनरल का जो डेफिशिएंसी है वो कौन से हिस्सों में पहले नजर आएगा? वो आपको ओल्डर पार्ट्स में पहले नजर आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि जो यंगर पार्ट्स हैं दे आर ऑलरेडी कंटेनिंग अबंडेंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन। ठीक है, उनके पास वो एलिमेंट्स हैं, तो आपको डेफिशिएंसी नजर आएगी ओल्डर पार्ट्स में। अब अगर हम बात करते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स की, तो इमोबाइल एलिमेंट्स जो होती है ना, यूजुअली क्या होता है कि इनकी डेफिशिएंसी सबसे पहले यंग टिश्यूज में दिखाई देती है। रिमेंबर, इमोबाइल एलिमेंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो यंग टिश्यूज में दिखाई देती है। और अगर ये यंग टिश्यूज में ही कम हो जाते हैं तो फिर मैच्योर ऑर्गन्स तक इनका ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाता है। बट हाँ, अगर आपको पहले किस में डेफिशिएंसी दिखी ये बताना है, तो आप उसका आंसर यंगर टिश्यूज देंगे। जब नए नए टिश्यूज के पास ही एलिमेंट्स की कमी है,
तो मैच्योर या ओल्डर पार्ट्स तक क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगी और कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, ये वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो रिमेंबर दिस थिंग कि अगर हम मोबाइल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी सबसे पहले ओल्डर पार्ट्स में नजर आती है, और अगर हम इमोबाइल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनकी जो डेफिशिएंसी है वो सबसे पहले कहाँ पे नजर आएगी, वो आपको नजर आएगी कहाँ पर, यंग टिश्यूज में, ठीक है। तो ये बातें याद रखिए। एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पर है कि सपोज हमें बात करना है अबाउट नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इन एलिमेंट्स के केस में आपको सबसे पहले जो डेफिशिएंसी दिखती है वो सेनेसेंट लीव्स में दिखती है। कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनेसेंट? सेनेसेंट लीव्स कौन सी पत्तियों को कहा जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेनेसेंट? सेनेसेंट का मतलब क्या होता है? एनीवन? ओके, सेनेसेंट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। सेनेसेंट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ द प्लांट और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्मिक बॉडी दैट इज अंडरगोइंग एजिंग, ठीक है, जिसके अंदर एजिंग हो रही है, या फिर हिंदी में अगर मैं आपको बोलूँ तो वृद्धावस्था आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है उस पार्ट के ऊपर, ठीक है। यस, वेरी गुड पूनम एंड रया, बिल्कुल बेसिक सा इसका आंसर है, ठीक है। पूनम थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है, ओके, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। बेसिक सेंस में यू कैन से द ओल्डर पार्ट्स या फिर यू कैन से द एज्ड पार्ट्स, तो उनको हम सेनेसेंट कहते हैं। तो यहाँ जो सेनेसेंट लीव्स होते हैं मतलब जो एजिंग अंडरगो कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके अंदर आपको यहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स पहले दिखाई देंगे। किसके? नाइट्रोजन, पोटेशियम या मैग्नीशियम के। अगर आपको इमोबाइल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दिया जाए तो वहां पर आयरन होता है, बोरॉन होता है, मैंगनीज होता है। मैंगनीज की जब डेफिशिएंसी होती है तो ब्राउन स्पॉट्स क्रिएट होते हैं। तो ये आपको यूजुअली यंग लीव्स में पहले नजर आएंगे या यंग स्टेम में पहले नजर आएंगे, ठीक है, और बाद में इनकी डेफिशिएंसी आपको ओल्डर टिश्यूज में नजर आएगी। ऑलराइट, देन गोज कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स का मीनिंग, मतलब बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पे जो पुटअप किया है दैट इज द टर्मिनोलॉजीज जो आप बार बार इस चैप्टर में सुनोगे, और ये आपको बिल्कुल ऑन टिप्स याद होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। पता चला कोई हमसे पूछ रहा है कि ये एक पत्ती आपके सामने है, बताइए कि इसमें आपको कौन सा सिम्टम नजर आ रहा है, हमें पता ही नहीं कि उसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व दैट प्रैक्टिकली, और आप सब लोगों के घर में भी प्लांट्स होंगे, आई होप सो, तो जो भी प्लांट्स होंगे ना, आप उसमें ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है ये प्रैक्टिकली देख भी सकते हो। बहुत इजीली ये विजिबल होते हैं नेकेड आई से। उसके लिए आपको कोई उसका लीफ का सेक्शन काटने की जरूरत नहीं है या उसको बल्क में इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहला जो सिम्टम यहाँ पर है दैट इज क्लोरोसिस। बहुत बार आपको सुनाई देगा क्लोरोसिस। अभी जब हम अलग अलग एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम देखेंगे तब भी आप देखोगे कि उसमें अधिकतर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है। तो क्लोरोसिस का मीनिंग क्या होता है? साफ सिंपल सा मीनिंग है नॉन डेवलपमेंट या फिर लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। Chlorophyll is the green pigment which is present inside leaves of the plant, or you can say green tissues of the plant. तो whenever there is loss of chlorophyll, तो वो आपको ना येलोइंग के फॉर्म में नजर आता है, ठीक है। क्लोरोसिस में आप देख रहे हो क्लोरोफिल की कमी होती जा रही है, क्लोरोफिल जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब जो ग्रीननेस है प्लांट का वो खोता जाएगा, उसका ग्रीन कलर लूज होता जाएगा, एंड दैट अपीयर्स टू बी येलोइंग, ठीक है। तो अभी जब मैं आपको इंडिविजुअल सिम्टम्स सिखाऊंगी तो वहां आपको कुछ इमेजेस भी मैंने पुटअप किए हैं जहां आप ये ऑब्जर्व कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग इज मॉटलिंग। मॉटलिंग का मतलब होता है पैचेस ऑफ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। अब इसका मतलब क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो हाउ द लीफ इज गोइंग टू लुक लाइक? आपके सामने एक पत्ता होगा या फिर स्टेम होगा, उसमें आपको ना जहां पर भी क्लोरोफिल होगा वहां ग्रीन कलर के पैचेस दिखेंगे, और जहां से क्लोरोफिल का लॉस हो चुका है वहां आपको ब्राउन कलर के, रेड कलर के या पर्पल कलर, डिपेंडिंग ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट,
दूसरे कलर के पैचेस भी आपको दिखाई देंगे, जिनको हम यहाँ पर नॉन ग्रीन पैचेस बोल रहे हैं। ठीक है, पैचेस का मतलब आपको दाग के फॉर्म में ये चीजें दिखाई देंगी, तो दैट सिम्टम इज कॉल्ड एज मॉटलिंग। अगला होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का सीधा सीधा मीनिंग है डेथ ऑफ एनी टाइप ऑफ टिश्यू इनसाइड द प्लांट बॉडी। अगर किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से या उस एलिमेंट का क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होने की वजह से कोई भी टिश्यू कंप्लीटली मर चुका है, तो दैट टर्म यूज्ड इज नेक्रोसिस। वहां पर जो टर्म यूज किया जाता है वो नेक्रोसिस होता है। ठीक है, अगला है स्टंटेड ग्रोथ। अब ये जो स्टंटेड ग्रोथ है ना, ये वाला टर्म तो आपने इंसानों के अंदर भी सुना होगा जब मैल न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा था अबाउट प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, सुना है इसके बारे में। क्वार्शिक्वार, मरास्मस, ये सारे डिजीजेस आपने लोअर क्लासेस में सुने थे या नहीं सुने थे? सुने थे ऑब्वियसली। So when you might have learnt about protein, energy, malnutrition or the diseases under that category, so there you might have heard about the term stunted growth. Stunted growth का मतलब होता है impaired growth, growth का रुक जाना या फिर growth का improper हो जाना, efficient growth का ना होना। ये सभी शब्दों का मतलब जो निकलता है वो मतलब होता है stunted growth। ठीक है, तो अगर किसी भी इंसान को या किसी भी प्लांट को पुअर न्यूट्रिशन सप्लाई किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि अगर आप इंसानों का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो वहां आपने ये शब्द प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में सुना होगा। और मैल न्यूट्रिशन का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, मैल न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है पुअर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर किसी भी प्लांट बॉडी को भी पुअर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी भी जो ग्रोथ है दैट विल बी स्टंटेड ग्रोथ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। कभी कभी आपने ऐसा सुना है, हाँ, एब्सिशन लीव्स का भी हो सकता है ऑब्वियसली। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्लावर्स या फ्रूट्स ही प्रीमेच्योर फॉल हो जाएंगे, यहाँ पर फॉल ऑफ लीव्स भी हो सकता है, बट दैट शुड बी प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर से क्या मतलब है? प्रीमेच्योर से मतलब है मेच्योर होने के पहले। ठीक है, अगर मैं फ्रूट्स का एग्जाम्पल दूं तो राइपन होने के पहले फ्रूट्स जो हैं फॉल ऑफ हो जाते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो कंप्लीटली मेच्योर नहीं हुए, उनका ब्लूमिंग नहीं हो पाया, बड स्टेज में थे और फिर भी उनका विदरिंग हो गया, मतलब प्रीमेच्योर फॉल हो गया, तो दैट विल बी एब्सिशन। पत्तियों के केस में भी बहुत ही यंग लीफ थी लेकिन उसके पहले ही उसमें सपोज किसी एलिमेंट की कमी हो गई, क्लोरोसिस हो गया, तो वो पत्ता जो होता है ना, आपने कभी कभी ये ऑब्जर्व भी किया होगा। बचपन में हमारे लिए तो ये एक खेल था, आप लोगों का मुझे नहीं पता, आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की है कि नहीं। क्या करते थे कि जब कोई प्लांट रखा होता है गार्डन में और उसमें जो पत्तियां येलो हो जाती हैं, हम क्या करते थे, उनको सिर्फ ऐसे टच करते थे एंड दे यूज टू फॉल ऑफ। ठीक है, आप लोगों में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस की है? एनी वन ऑफ यू हैज एक्सपीरियंस दिस थिंग? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया गया है क्या कि जो पत्तियां होती हैं किसी भी प्लांट की, इफ दे बिकम कंप्लीटली येलो, उसका स्टेम वाला पार्ट भी येलो हो जाता है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी टच करेंगे इट इज गोइंग टू विदर ऑफ। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कि वो मेच्योर नहीं हो पाए, वहां पे उनका डेवलपमेंट पूरा ही नहीं हो पाया और उसके पहले ही उनका एब्सिशन हो गया। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग विच इज कॉल्ड एज एब्सिशन। नो रिप्लाई येट, मतलब किसी ने भी ये ऑब्जर्व नहीं किया है। अगर आप लोगों के घर में गार्डन है तो आज जाके ये चीजें देखो। ठीक है, अगली चीज लीफ फॉल है। लीफ फॉल आपको बहुत अच्छे से पता है, पत्तों का झड़ जाना। लीफ कर्ल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीफ कर्लिंग? व्हाट डू यू मीन बाय लीफ कर्लिंग? लीफ कर्लिंग का मतलब होता है कि सपोज यहाँ पे एक पत्ता है, ठीक है,
एक लीफ हम इमेजिन कर रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन की वजह से इसकी जो एजेस होती हैं या इसका जो एंड होता है, इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, मतलब कि वो इस तरीके से मुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने तो उसको काफी ही कर्ल बना दिया है, बट अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट पत्ता, मतलब 3 डायमेंशनल पत्ते का मुड़ना आप इमेजिन करिए, दैट विल बी कॉल्ड एज लीफ कर्लिंग। ठीक है, देन विल्टिंग होती है। विल्टिंग तो आपको पता है, अभी जब हमने प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ा था तब विल्टिंग के बारे में पढ़ा था। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिमाइंड, यू ऑल आर गोइंग टू टेल मी व्हाट इज विल्टिंग। बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय विल्टिंग? जब तक मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिलेगा, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड। यहाँ तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको अच्छे से बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल्टिंग? फॉलिंग ऑफ what? Okay. यस पूनम, वेरी गुड, वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, बट आपने आधा ही आंसर किया, उसके अकॉर्डिंग तो मीनिंग ट्रांसपिरेशन निकलता है। अब देखिए, विल्टिंग इज बेसिकली लॉस ऑफ टर्जिडिटी इनसाइड एनी टिश्यू, और टर्जिडिटी का लॉस वाटर लॉस की वजह से ही होता है। यस, वेरी गुड सृष्टि, पूनम एंड राया, आप तीनों ने करेक्ट बोला है, बट हाफ ऑफ द आंसर। ठीक है, आधा आधा करेक्ट है, आधा आधा थोड़ा सा बचा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि लॉस ऑफ टर्जिडिटी होगी जब किसी भी पार्ट के अंदर, तो आपको भी पता है कि उसकी ड्रूपिंग होगी। ठीक है, सपोज दिस इज द लीफ, अब यहाँ पे किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो इट विल ड्रूप लाइक दिस। तो ड्रूपिंग या फॉलिंग जब होती है तो वो किसका रिजल्ट होता है? वो विल्टिंग का ही रिजल्ट होता है। याद करिए, ये ड्रूपिंग वर्ड मैंने आपको वहां पे क्लियर किया था, दैट व्हाट इज मेंट बाय ड्रूपिंग, तब आपको ये पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल कॉर्क जो होता है या इंटरनल हार्ट रॉट होता है, इससे क्या होगा? सड़ने लगेंगे इंटरनल टिश्यूज या फिर सॉफ्ट होने लगेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब स्पॉइलेज होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पॉइलेज। ये वाले सिम्टम्स हालांकि आपको बहुत रेयरली दिखाई देंगे नोट्स के अंदर, जो कॉमन कॉमन है वो मैं आपको बताई। अगला है एक्सटर्नल क्रैक। आपको किसी भी प्लांट के पार्ट में, वेदर इट बी स्टेम और लीफ, आपको वहां पे कुछ क्रैक्स दिखाई दे सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल क्रैक होते हैं। देन अदर सिम्टम इज डायबैक। डायबैक का मतलब होता है शूट एपेक्स का डेड हो जाना या शूट एपेक्स का मर जाना। तो शूट एपेक्स का मतलब समझते हैं, सपोज यू आर हैविंग अ यंग प्लांट इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि इस तरीके से उसकी स्टेम है, स्टेम इज ओनली कॉल्ड एज शूट। तो इसका जो सबसे टॉप पोर्शन या पीक होता है, दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स। तो अगर ये वाला पोर्शन डेड हो गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर डेड हो गया तो आप भी समझ रहे हो कि सेल्स का इलोंगेशन रुक जाएगा, प्लांट का हाइट जो बढ़ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे पड़ेंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज डायबैक। अगला होता है लिटिल लीफ डिजीज। लिटिल लीफ का मतलब होता है पत्तियों का छोटा हो जाना। अब आप कहेंगे कि मैम पत्तियां छोटी हो गई हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हर एक प्लांट के पत्ते के साइज का एक नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, तो से सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए कि आप जानते हैं बनाना लीव्स को, तो बनाना लीव्स की लेंथ आपने ऑलरेडी देखी हुई है, बट अगर आप, दिस इज ओनली एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट अगर आप देखें कि बनाना की जो लीफ है वो पहले कुछ इस साइज की हुआ करती थी, ठीक है, और अचानक से वो जो लीफ है वो अब इस साइज की हो गई है, तो आपको नजर आ रहा है या नहीं कि ये पत्ती काफी बड़ी थी और ये पत्ती जो यहाँ पर है ये काफी छोटी हो चुकी है? आपको क्लियर आउट ये चीज नजर आ रही है? तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज लिटिल लीफ, मतलब पत्तियां कंसिडरेबली साइज में काफी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, देन गोज व्हाइट बर्ड। व्हाइट बर्ड का मतलब है कि जो बड स्टेज होता है किसी भी फूल का, आपको भी पता है कि बड स्टेज में कैलिक्स जो है वो कवर करके रखता है पूरे अंदर के फ्लावर को, तो वो ग्रीन इन कलर होता है। तो सपोज वहां पे क्लोरोफिल का लॉस हो गया तो जो बड है ना वो आपको व्हाइट कलर की नजर आएगी या येलो कलर की नजर आएगी। इनिशियली येलो नजर आती है, बाद में व्हाइट नजर आती है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है,
तब हम उसे वाइट बर्ड कहते हैं। तो दैट इज यू कैन से क्लोरोसिस है, लेकिन सिवियर क्लोरोसिस है, क्योंकि जब क्लोरोसिस होगा सबसे पहले अर्ली क्लोरोसिस तो येलोइंग होती है, अगर सिवियर क्लोरोसिस हो जाएगा तो येलोइंग नहीं होगी, फिर उससे क्या हो जाएगा, वाइट बर्ड बन जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम है? Reply me yes or no so that we can proceed on then. Any doubts to anyone? यहाँ पे कोई भी symptom ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो? Okay, then let us move to some common deficiency symptoms. आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो दिस थिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इसको तो बिल्कुल रट जाइए, घोल के पी जाइए। ओके, और इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, इससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बड़ी मदद होगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट का ग्रुप दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, देन व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि इन एलिमेंट्स में से आप उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करो जिनकी वजह से क्लोरोसिस होता है, या जिनकी वजह से नेक्रोसिस होता है, या जिनकी वजह से लेट फ्लावरिंग होगी। तो आपको वो सारे एलिमेंट्स को पिकअप करना होगा। देन वो कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं, या तो वो आपसे नंबर पूछेंगे कि इनमें से कितने एलिमेंट हैं जिनकी वजह से क्लोरोसिस हो रहा है, या तो फिर वो ऑप्शन में आपको एलिमेंट्स का सेट लिख के देंगे। ठीक है, बट हाँ, यू शुड बी एबल टू पिक द एलिमेंट्स। आपको वो तभी पिकिंग पॉसिबल हो पाएगी आपसे जब आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि इस एलिमेंट की वजह से ये पर्टिकुलर सिम्टम दिखता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि दिस चैप्टर इज मोस्टली अबाउट लर्निंग एंड ग्रैबिंग। ठीक है, तो स्टार्ट मगिंग अप थिंग्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट मगिंग देम अप। तो यहाँ देखिए, क्लोरोसिस सपोज पूछ रहा है तो आपके लिए बिल्कुल मैंने एक लिस्ट पुट अप कर दी है। आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या रिप्लाई देंगे कि किसकी वजह से कौन सी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये एक लिस्ट है। एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड सो ऑन। देन नेक्रोसिस किन की वजह से होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड के। ठीक है, मतलब कि पोटेशियम। इम्बिबिशन के लिए कौन कौन है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। एंड लेट फ्लावरिंग, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। अब देखिए, नाइट्रोजन लगभग यहाँ पर 3 कैटेगरीज में है। देन पोटेशियम जो आपके पास है वो भी लगभग 3 कैटेगरीज में है। तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न में याद करना पड़ेगा। एक बार इसको याद करके देखिए, नहीं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट ट्रिक फॉर इट। ठीक है, यहाँ पे हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्म करेंगे कि इन एलिमेंट्स को कैसे याद किया जाए। जैसे आप पीरियोडिक टेबल याद करते हो ना, पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक आता है या नहीं? आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक आता है या नहीं आता है? यस, ठीक है, तो कुछ कुछ मुझे याद है, जैसे कि द फर्स्ट ग्रुप वाज हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, एंड बेटा मांगे कार, स्कूटर एंड बापराजी। ऐसे जो ट्रिक्स होते हैं शॉर्ट, वैसा हम इन एलिमेंट्स के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं, तो उससे आप इजीली इसको लर्न कर लोगे। ठीक है, ट्राई एंड ग्रैब इट आउट। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की चीजों को देख लेते हैं, व्हाट आर द अदर थिंग्स जो हमें डिस्कस करनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स का रोल और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिस्कस करना। ठीक है, एक एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट का सबसे पहले तो रोल देखेंगे कि प्लांट के अंदर उसका क्या रोल होता है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हमें क्या होगा कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं इंडिविजुअली उनका नेचर समझ में आ जाएगा। यस कुणाल, वेरी ट्रू। मुझे बिल्कुल पता था कि आपको यही वाला ट्रिक याद होगा, दैट इज ग्रुप नंबर 17। लेट अस कम टू नाइट्रोजन नाउ। सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट या अमोनियम आयन। तो मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है,
आपको यहाँ पे पता होना चाहिए नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NO3 माइनस, दिस इज नाइट्रेट आयन, ठीक है। और अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NH4 प्लस, राइट। तो यहाँ पर जब भी नाइट्रोजन प्लांट को दिया जाता है तो इन दो फॉर्म्स में वो अवेलेबल होता है, या तो नाइट्रेट के फॉर्म में या तो फिर अमोनियम के फॉर्म में। क्लियर? अब आप ये मत सोचना कि बिल्कुल एग्जैक्ट आयन मिलता है, इनके कंपाउंड्स मिलेंगे। से सपोज किसी प्लांट को दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम नाइट्रेट में दोनों आ जाएंगे। आपके पास यहाँ अमोनियम का फॉर्मूला भी होगा, नाइट्रेट भी होगा। सपोज प्लांट को कंपाउंड दिया गया सिल्वर नाइट्रेट या जो भी इस तरीके से, तो बाद में वो आयनिक ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन विल बी अवेलेबल टू द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और द अमोनियम आयन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम इनके न्यूट्रिएंट फंक्शंस को देख लेते हैं कि प्लांट के अंदर ये करता क्या क्या है। सबसे पहले जो नाइट्रोजन होता है, इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ कंबाइनिंग बायोलॉजिकली विद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है। तो जब ये इनके साथ कंबाइन करता है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट होता है, एंड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड और द मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज अमीनो एसिड। नाउ यू ऑल टेल मी कि अगर अमीनो एसिड बना तो फिर नाइट्रोजन कौन सी चीज का पार्ट बनने वाला है इनडायरेक्टली? अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये कौन सा बायोमोलिक्यूल फॉर्म करते हैं? ये भी मैंने आपको बताया है जब हमने राइबोसोम्स पढ़ा होगा, देयर आई माइट हैव टॉट यू अबाउट इट। तो देखिए अमीनो एसिड्स जो हैं, यस वेरी गुड कुणाल, दे आर गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स लेटर ऑन। जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। वेरी गुड प्रांजल, सभी को इनफैक्ट ये याद होना चाहिए, अमीनो एसिड्स आर लेटर ऑन गोइंग टू गिव राइज टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो आपको भी पता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वेदर इट बी प्लांट और एनिमल, प्रोटीन उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होंगी या जो प्रोटीन्स होंगे, उनकी मदद से सेल डिविजन प्रॉपर चलेगा, उनकी मदद से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट की प्रॉपर होगी। इसके अलावा अगर आप एंजाइम्स देखेंगे तो एंजाइम्स भी आपको पता है कि एंजाइम्स जो होते हैं दीज आर प्रोटेनिशियस इन नेचर, ठीक है। दीज आर प्रोटेनिशियस इन नेचर, मतलब कोई भी एंजाइम नेचर से प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है। बट हर एक प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह फंक्शन करे ये नेसेसरी नहीं है, बट हर एक एंजाइम प्रोटीन हो ये जरूरी है। तो हर एक एंजाइम प्रोटीनिशियस नेचर का होता है या प्रोटीन का बना होता है। तो जब भी प्रोटीन की बात आई तो हमारा दिमाग अमीनो एसिड में जाना चाहिए, अमीनो एसिड की बात आई तो हमारा दिमाग नाइट्रोजन में जाना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली एंजाइम्स का भी जो फंक्शनिंग है दैट विल बी गवर्न्ड बाय द क्रिटिकल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब आप बोलेंगे कैसे? आपने कभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा है? एनी वन ऑफ यू हैज सीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल? What is the formula of chlorophyll and what is the chemical structure of chlorophyll? This is homework for you, find it out, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या है, एंड ये आपको फाइंड करना जरूरी भी है क्योंकि अगला चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस का होगा, वहां पर भी आपको ये याद रहेगा। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू ऑल हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल एंड द केमिकल स्ट्रक्चर एंड सेंड इट टू मी। तो मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने ढूंढा है, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज टू डू दैट। तो क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी नाइट्रोजन की इन्वॉल्वमेंट है, तो इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन जो होता है वो काफी सारे विटामिन का भी असेंशियल कॉम्पोनेंट होता है। ड्राई मैटर जो कि लीफी वेजिटेबल्स होंगे या क्रॉप ग्रेन्स होती हैं, वहां पर भी नाइट्रोजन जो है वो उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को मेंटेन करता है।
तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो फंक्शन थे जो जो काम नाइट्रोजन करता है। अब इजी सी बात है कि जब नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये सारे फंक्शन तो रुक ही जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे एबनॉर्मल आपको वहां पे फीचर्स दिखाई देंगे। तो लेट अस मूव टू द डेफिशिएंसी सिम्टम कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो गई पौधे के अंदर तो क्या होगा। सबसे पहले ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी। नाइट्रोजन प्रोटीन में था जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही थी, वो उसका मेजर रोल है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ रुक जाएगी, सेल डिवीजन में कमी आ जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम। सेकंड, आपको पेल ग्रीन से लाइट येलो कलर का अपीयरेंस दिखाई देगा पत्तियों के ऊपर, एंड विच इज कॉल्ड एज क्लोरोसिस। ठीक है, जो कि यूजुअली टिप्स पे स्टार्ट होगा और फिर पूरे विड्थ पे या एजेस पे जाएगा। ऑलराइट, अगर नाइट्रोजन की काफी सिवियर डेफिशिएंसी है तो जो क्लोरोसिस है दैट इज आल्सो गोइंग टू बिकम सिवियर, और उसकी वजह से क्या होगा, या तो पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां हैं वो या तो मर जाएंगी, या तो ड्रूप आउट हो जाएंगी, या तो फिर उनका एब्सिशन या फॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स are the deficiency symptoms of nitrogen. Now have a look at this picture. बट उसके पहले और भी कुछ रोल है वो भी देख लो। अगर नाइट्रोजन और लोअर हुआ तो प्रोटीन कंटेंट कम हो जाएगा सीड्स का और वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट का, फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्रॉप्स में जो है अर्ली मेच्योरिटी आ जाएगी, उनका जो क्वालिटी और क्वांटिटी है क्रॉप का वो डिग्रेड हो जाएगा। सीरियल ग्रेन्स में रिंकलिंग हो जाती है। ठीक है, रिंकलिंग का मतलब आपने काफी बार देखा होगा, सिकुड़ जाता है उनका जो कोट होता है। पर्पल कलरेशन दिखाई देगा शूट सरफेस पे, मतलब कि स्टेम के ऊपर। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि पौधे के अंदर किसकी कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। तो सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताना है कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। वेरी गुड राया, Raya has given the formula for chlorophyll, that's why very good, and others have to find it out जिनको नहीं पता है। चलिए, what are you able to observe in this leaf? Yes, क्लोरोसिस। ठीक है, देखो यहाँ पे येलोइंग हो रही है पत्तों की, तो मैंने आपको बताया दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्लोरोफिल की कमी है, तभी तो ये येलोइंग हो रही है, एंड दिस थिंग इज ओनली कॉल्ड एज क्लोरोसिस। तो इस पत्ते के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है क्लोरोसिस। ऑल राइट, सो दिस इज ड्यू टू नाइट्रोजन deficiency. Now before we proceed to other elements, rejoin the meeting.